नमस्कार, केपी कॉलेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। हम बीए फर्स्ट ईयर के क्लासेस आज कंटिन्यू कर रहे हैं। फिर से आज हम बातचीत कर रहे हैं चैप्टर 5 के बारे में, यानी कि विकास के सिद्धांत। लास्ट क्लास में मैं इसके बारे में बता चुकी हूँ कि विकास के सिद्धांत में हम लोग क्या पढ़ेंगे। तो जब भी हम लोगों ने सिद्धांत की बात की है, मैंने बताया था सिद्धांत का मतलब होता है किस तरह। तो विकास के सिद्धांत में हम लोग पढ़ेंगे कि विकास किस तरीके का होना चाहिए। विकास की अवस्थाओं के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं, विकास किस तरीके का होता है या फिर विकास कितने प्रकार का होता है, इन सब के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। आइए हम स्टार्ट करते हैं अपना नया चैप्टर विकास के सिद्धांत। जो सबसे पहला सिद्धांत होता है विकास का, उसे कहते हैं निरंतरता का सिद्धांत। निरंतरता यानी कंटिन्यू, यानी कि लगातार। तो विकास है वो कैसा होना चाहिए, लगातार होता है। यानी कि ये जो विकास है, विकास एक सतत प्रक्रिया है। सतत का मतलब भी लगातार होता है, लगातार का मतलब भी निरंतर होता है। यानी कि ये जो विकास होता है ये निरंतर चलता रहता है, विकास कभी रुकता नहीं है। क्यों नहीं रुकता? क्योंकि ये जो विकास है ये जन्म पूर्व से प्रारंभ हो जाता है। यानी कि ये जन्म पूर्व से प्रारंभ होकर मृत्यु तक चलता है, यानी कि जब तक हमारी मृत्यु नहीं हो जाती, या फिर कह सकते हैं जन्म पूर्व से वृद्धावस्था तक। हमने वृद्धावस्था के बारे में क्या पढ़ा था? 65 या 65 से अधिक वर्ष की आयु जब तक मृत्यु नहीं हो जाती। तो यानी कि यह जन्म पूर्व से स्टार्ट हो जाता है। क्योंकि हमने क्या पढ़ा था? शारीरिक विकास पढ़ा था। यानी कि शरीर का विकास है वो गर्भावस्था में प्रारंभ हो जाता है। अब शारीरिक विकास है वो भी एक तरीके का विकास है, और विकास है यानी कि गर्भावस्था, जन्म नहीं हुआ उस टाइम तक, यानी कि ये जन्म से पहले से प्रारंभ हो जाता है। और कब तक चलता है? जब तक हमारी मृत्यु नहीं हो जाती। तो ये जो विकास होता है ये निरंतर चलता रहता है, इसलिए विकास को निरंतरता का सिद्धांत कहते हैं। और ये लगातार चलता रहता है, इसलिए इसे सतत प्रक्रिया भी कहा जाता है। और यह जन्म पूर्व से प्रारंभ होकर मृत्यु तक कंटिन्यू चलता रहता है। लेकिन ये कभी एक जैसा नहीं रहता, यानी कि कभी ज़्यादा हो सकता है, कभी कम भी हो सकता है। इसका जो रेशियो है वो एक जैसा कभी नहीं रहता, कभी ज़्यादा होगा तो कभी कम, लेकिन कंटिन्यू रहेगा, कभी रुकेगा नहीं। तो ये जो पहला सिद्धांत है इसे कहते हैं निरंतरता का सिद्धांत। फिर हम दूसरे सिद्धांत की बात करते हैं जिसे कहते हैं एकीकरण का सिद्धांत। एकीकरण का मतलब क्या है? एक साथ में, यानी ये जो विकास होता है ये एक साथ में होता है। अब विकास एक साथ में हो रहा है, इसका क्या मतलब है भाई? अब इसका मतलब ये है कि जब विकास एक साथ होता है, यानी कि हम जब शारीरिक विकास की बात करते हैं तो शरीर का जितना भी विकास है, शरीर के जितने भी अंग हैं, जब वो एक साथ मिलकर काम नहीं करेंगे तब तक कोई भी चीज़ पॉसिबल नहीं है। जैसे मैं अपने हाथों का यूज़ कर रही हूँ, तो अब मैं पेन से लिख रही हूँ, तो लिखने के लिए मेरे हाथों को कितने सारे अंग काम कर रहे हैं। अंगुलियाँ काम कर रही है, कलाई काम कर रही है, और अंदर की जो मांसपेशियाँ हैं, हड्डियाँ, वो सारी चीज़ें काम कर रही है। कब हो पा रही है? जब ये सब एक साथ मिलके काम करें। इसलिए जब हम विकास की बात करते हैं तो विकास होने के लिए सभी का एक साथ होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए कहते हैं क्या होनी चाहिए? यूनिटी होनी चाहिए, क्योंकि यूनिटी में क्या होती है? बहुत ताकत होती है। इसलिए कहते हैं ये जो विकास होता है इसमें एकीकरण का भाव होता है, यानी कि ये जो विकास होता है ये एक साथ होता है, कभी भी अलग अलग नहीं होता। अलग अलग होगा लोगों में, लेकिन अलग दर से होगा। इनका एक जैसा होना पॉसिबल नहीं है। लेकिन ये होता क्या है? साथ में होता है, लेकिन कोई ज़्यादा हो सकता है, कोई कम हो सकता है, लेकिन ये जो विकास होता है ये होना एक साथ में चाहिए। इसलिए इस सिद्धांत को कहते हैं एकीकरण का सिद्धांत। पहला सिद्धांत है निरंतरता, यानी कंटिन्यू चलता रहता है। दूसरा हम लोगों ने देखा एकीकरण, यानी कि एक साथ में होना। फिर तीसरा सिद्धांत की बात करते हैं। तीसरा है एक रूपता का अभाव। एक रूपता यानी कि एक समान का अभाव। एक समान यानी कि समानता नहीं होना। अब विकास एक समान नहीं होता, बिल्कुल सही है कि एक समान नहीं होता। कैसे? हम देखते हैं कि ये जो विकास हो रहा है, मेरे में जिस तरीके से विकास हुआ है किसी और में उस तरीके से नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि विकास कभी एक जैसा नहीं रहता, कभी ज़्यादा होता है, कभी कम होता है। और जिस तरीके से मुझ में हुआ है उसी तरीके से किसी और में नहीं होगा, और किसी और में जिस तरीके से हुआ उस तरीके से मुझ में नहीं होगा। क्योंकि विकास में क्या नहीं होती? एक जैसे की भावना नहीं होती। इसलिए ये जो इसका सिद्धांत कहलाता है इसे कहते हैं समानता का अभाव होना, या फिर कह सकते हैं एक रूपता का अभाव। एक रूपता या एक रूप यानी समान, एक यानी समान और रूप यानी भावना, यानी कि इसमें क्या नहीं होती? एक जैसी भावना का अभाव होता है। इसलिए ये जो सिद्धांत कहलाता है इसका एक रूपता का अभाव कहलाता है। फिर हम अगले सिद्धांत की बात करते हैं जिसे कहते हैं व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत। व्यक्तिगत विभिन्नता मतलब हम ये शब्द पहले भी कई बार पढ़ चुके हैं, व्यक्तिगत विभिन्नता। व्यक्तिगत विभिन्नता इसका मतलब होता है प्रत्येक व्यक्ति में पाई जाने वाली विभिन्नता। यानी कि जब हम व्यक्तिगत विभिन्नता की बात करते हैं तो इसका मतलब होता है कि हर एक व्यक्ति अलग अलग होता है, कोई व्यक्ति एक जैसा नहीं होगा। किसी में क्वालिटीज़ होती है तो किसी में डिसक्वालिटीज़ भी होती है, यानी कि कमियां भी होती है।
तो जिसमें कमियां हैं उसमें कुछ खूबियां भी होगी। तो यानी कि हर एक व्यक्ति अलग अलग है, तो उनकी सीखने की जो क्षमता होती है वो भी अलग अलग होती है, उनके जो कैच करने की क्षमता होती है वो भी अलग अलग होती है। तो उसी तरह उनमें जो विकास होगा वो भी अलग अलग होगा। कोई पहले चलना सीखेगा तो कोई बोलना सीखेगा। तो ये जो विकास होता है ये व्यक्तिगत विभिन्नता के आधार पर होता है, क्योंकि ये उनके सीखने की क्षमता पे डिपेंड करता है कि वो किस तरीके से सीख रहे हैं, कौन सी दर से सीख रहे हैं। तो हम इसमें एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कोई विकास हो रहा है, कोई छोटा सा बच्चा है, वो पहले क्या करता है, सबसे पहले चलना सीखता है। चलने में भी कहाँ से शुरू करता है, वो पहले क्या करेगा, सिर्फ बॉडी को मूव करना सीखेगा, या फिर कह सकते हैं हाथ पैर को हिलाना सीखेगा। उसने क्या सीखा, हाथ पैर हिलाना सीख लिया। फिर धीरे धीरे वो और जब बड़ा होता गया तो उसने क्या सीखा, जब उसने सीखा कि अब वो क्या होने लगा, अपने पैरों पे खड़ा होने लगा, या फिर कह सकते हैं घुटनों के बल चलना सीखा। उसने घुटनों के बल चलना सीखा। फिर उसने सीखा पैरों पर खड़ा होना, पैरों पे खड़ा होना। फिर उसके बाद उस बालक ने सीखा थोड़ा चलना और फिर वापस से गिर जाना। फिर अंत में क्या किया, वो पूरी तरह से चलना सीखा और दौड़ना सीखा। बच्चों के सीखने की दर यही होती है, लेकिन किसी बच्चे ने पहले चलना सीख लिया तो कोई बच्चा होगा वो बोलना पहले शुरू करेगा, है ना। यानी कि हर एक बच्चा क्या होता है, अलग अलग होता है, हर एक बच्चे की सीखने की क्षमता अलग अलग होती है। उसी तरह हर एक बच्चा, कोई पहले बोलता है तो कोई पहले चलता है। यानी कि ये किस पे डिपेंड करता है, उस बच्चे की क्षमता पे डिपेंड करता है कि वो पहले कौन सी चीज़ सीख रहा है, और ये डिपेंड करता है उसकी भिन्नता पर, क्योंकि हर एक व्यक्ति अलग अलग है, उनके सीखने की क्षमता भी अलग अलग होगी। तो ये जो सिद्धांत कहलाता है व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत कहलाता है। फिर हम अगली बात करते हैं कि एक रूपता पैटर्न का सिद्धांत। हमने ये भी सिद्धांत पढ़ा था, एक रूपता का अभाव, यह उसी से संबंधित है। एक रूपता का अभाव में पढ़ा था कि हर एक व्यक्ति में सीखने की दर अलग अलग होगी, यानी कि विकास अलग अलग होगा, एक जैसा विकास कभी नहीं होगा, क्योंकि दो व्यक्ति कभी समान नहीं होते, तो दो व्यक्तियों का विकास भी कभी समान नहीं होता। इसलिए हमने पढ़ा था कि इसमें एक रूपता का अभाव होता है। अब दो व्यक्ति जब हम अलग अलग देख रहे हैं कि उन दोनों व्यक्तियों के सीखने की दर अलग अलग है, उनकी जो विकास है वो भी अलग अलग है, तो इससे मैं इनकी एक टेबल बना सकती हूँ। दोनों की मैंने अलग अलग पैटर्न बना लिया, फिर इसमें जिस तरीके से कौन सा विकास किस तरीके से हुआ, शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, सामाजिक, मैंने पूरी डिटेल इसमें लिख दी। उसी तरह जो दूसरा बच्चा है मैंने उसकी भी सारी डिटेल इसमें लिख दी। तो मुझे क्या मिले, दो अलग अलग पैटर्न्स मिल गए। तो क्या मिले मुझे, दो अलग अलग पैटर्न्स मिल गए, जिससे देख के मैं बता सकती हूँ कि इस पहले बच्चे का विकास किस तरीके से हुआ है और दूसरे बच्चे का विकास किस तरीके से हुआ है। तो इससे हमें क्या मिलता है, एक रूपता में पैटर्न मिलती है, यानी कि हमें क्या मिल सकते हैं, एक जैसे पैटर्न प्राप्त होते हैं। कि जब हम शारीरिक विकास की बात करेंगे तो मैं दोनों को कंपेयर करूंगी, दोनों का विकास किस तरीके से हुआ है अलग अलग, एक समान नहीं होगा, लेकिन मुझे एक पैटर्न के थ्रू मैं बता सकती हूँ कौन से बच्चे का विकास किस तरीके से हुआ है। तो ये जो सिद्धांत कहलाता है एक रूपता पैटर्न का सिद्धांत। फिर हम अगले सिद्धांत की बात करते हैं कि सामान्य से विशिष्टता का सिद्धांत। यानी कि कोई बच्चा कैसे सीखता है, सिंपल चीज़ों से कठिन चीज़ों की ओर। सामान्य का अर्थ होता है सिंपल और विशिष्ट का मतलब होता है कॉम्प्लेक्स। यानी कोई बच्चा क्या सीखेगा, सिंपल चीज़ों को पहले सीखेगा और कठिन चीज़ों की ओर बाद में जाता है। इसमें हम एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे हम छोटे बच्चे की बात करते हैं, वो छोटे बच्चे पहले गुणा भाग करना सीखते हैं, फिर वो क्या करते हैं, डिवीजन मल्टीपल करना सीखते हैं। उसे पहले से डिवीजन दे देंगे तो वो तो घबरा जाएगा, उसे क्या पता है कि क्या हो रहा है। उससे पहले हम क्या करेंगे, हम बेसिक से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि बेसिक से सीखने पर हम क्या करते हैं, हम एक एक सीढ़ी चढ़ते हैं, एक साथ सारी सीढ़ियाँ थोड़ी चढ़ जाते हैं। तो उसी तरह क्या होता है कि जब हम सीखते हैं चीज़ों को तो सरल ज्ञान को प्राप्त करते हुए हम लोग कठिन ज्ञान की ओर जाते हैं। यानी कि जो सिंपल चीज़ें होगी उनको पहले सीखा हम लोगों ने, फिर उसके बाद हम लोगों ने सीखा हार्ड चीज़ों की ओर, जो किससे मिलके बनी होगी, क्योंकि कठिन चीज़ों को सीखने के लिए सरल चीज़ें ज़्यादा काम आती है। तो यानी कि जो हम कठिन ज्ञान को प्राप्त कर रहे हैं, तो कठिन ज्ञान को प्राप्त करते हुए हमारे पास क्या होना चाहिए, पहले सरल ज्ञान हमारे पास होना चाहिए। और ये कहाँ से आएगा, जब हम सामान्य से विशिष्ट की ओर जाएंगे, यानी कि हम सरल चीज़ों को सीखते हुए अगर फिर कठिनता की ओर जाएंगे तो हमारा जो ज्ञान में वृद्धि है वो बहुत ज़्यादा होगी। हम इसमें एक एग्जाम्पल ले सकते हैं। अभी हमने ये एग्जाम्पल लिया था बच्चे के चलने वाला। बच्चे ने पहले क्या किया, सिर्फ हाथ पैरों को हिलाना सीखा, वो डायरेक्ट दौड़ना थोड़ी सीखेगा, उससे होगा ही नहीं। यानी कि बच्चे ने पहले जब पैर हिलाना सीखा, फिर वो घुटनों के बल उसने चलना सीखा, फिर उसके बाद वैसे पैरों पर खड़ा होना सीखा, गिर गया, और सीखेगा गिर जाएगा, फिर वो धीरे धीरे पैर जमा के चलना सीखेगा, फिर से गिरेगा,
है ना। और फिर वो धीरे धीरे पैर जमा के चलना सीख गया, तो फिर वो दौड़ना भी सीख जाता है। यानी कि उसने क्या किया, वो सिंपल चीज़ों से स्टार्ट करके हार्ड चीज़ों की ओर गया, यानी कि कॉम्प्लेक्स चीज़ों की ओर गया। यानी कि हम जब सीखते हैं तो हमारे सीखने की दर सरल से कठिन की ओर होती है, तो हम जल्दी कैच कर पाते हैं। अगर वो डायरेक्ट उसे दौड़ना सिखाएंगे तो वो कभी नहीं सीख पाएगा चलना। इसलिए जो विकास होता है ये सरल से कठिन की ओर होता है, और यही विकास कहलाता है हमारा सामान्य से विशिष्टता का सिद्धांत। अगला सिद्धांत है आनुवंशिकता व पर्यावरण। यानी कि ये जो विकास होता है इसमें जन्मजात और अर्जित दोनों गुणों का समायोजन होना चाहिए। अब जन्मजात के बारे में बात कर चुके हैं, बार बार रिपीट करने से क्या मतलब। जन्मजात यानी कि जन्म के समय प्रेजेंट, यानी कि जन्म के समय उपस्थित, और अर्जित का मतलब होता है वातावरण से प्राप्त करना। वातावरण से प्राप्त करना है, यानी कि जब विकास हो रहा है तो उसमें जन्म के समय जो गुण उपस्थित है वो भी होने चाहिए, और हमने जो वातावरण से प्राप्त किए वो दोनों भी प्रेजेंट होने चाहिए। यानी कि इन दोनों का यूज़ करके ही हम क्या कर सकते हैं, हमें विकास हो सकता है। तो जो विकास का ये सिद्धांत है ये कहलाते हैं आनुवंशिकता व पर्यावरण के मध्य संबंध का सिद्धांत। फिर अगला सिद्धांत है अंतर संबंध का सिद्धांत। अंतर संबंध यानी इंटर रिलेशन, इसे कह सकते हैं प्रिंसिपल ऑफ इंटर रिलेशन। इंटर रिलेशन यानी कि आपस में जुड़े हुए हैं। यानी कि अगर विकास हो रहा है, हमें विकास होने के लिए दो चीज़ों का आपस में जुड़ना बहुत ज़रूरी होता है। हमने एकीकरण का सिद्धांत पढ़ा अभी थोड़ी देर पहले, उसमें क्या देखा था, यानी कि जब तक चीज़ें साथ में नहीं आएगी हम कुछ कर नहीं पाएंगे। तो उसी तरह ये कौन सा सिद्धांत है, अंतर संबंध, यानी कि चीज़ों का आपस में जुड़ा होना बहुत ज़रूरी है। जब चीज़ें आपस में जुड़ जाती है तो हम ईजिली उसे सीख पाते हैं, और ये जो सिद्धांत कहलाता है अंतर संबंध का सिद्धांत। यानी कि एक दूसरे से जुड़ते हुए हम आगे की चीज़ों को सीख पाते हैं। फिर हम आगे बात करते हैं सिफेलोकॉर्डल। सिफेलोकॉर्डल की बात हमने लास्ट क्लास में की थी। ये कौन सा सिद्धांत होता है, सिर से पैर की तरफ का सिद्धांत। यानी कि जो मनुष्य में विकास हो रहा है सिर से पैर की तरफ हो रहा है, यानी कि ऊपर से नीचे की ओर विकास होता है। यानी कि सिफेलोकॉर्डल में हम लोग क्या देखते हैं कि ये जो विकास हो रहा है ये सिर से पैर की तरफ होता है। और एक हमने देखा था प्रॉक्सिमोडिस्टल, एक हमने देखा था प्रॉक्सिमोडिस्टल। प्रॉक्सिमोडिस्टल में हमने देखा था कि जो विकास अंदर से बाहर की तरफ होता है, यानी कि जब शरीर के जो इंटरनल ऑर्गन्स है उनका डेवलपमेंट पहले होता है, और जो शरीर के दूर के अंग है उनका विकास बाद में होता है। तो ये जो विकास कहलाता है, विकास का सिद्धांत जिसे कहते हैं प्रॉक्सिमोडिस्टल। यानी कि जो शरीर के इंटरनल ऑर्गन्स है, जैसे हमारा दिल हो गया, हमारे जो इंटरनल अंग है, जो छोटी आंत, बड़ी आंत, हमारे हड्डियाँ, फेफड़े, ये सारी जो चीज़ें होती हैं इनका विकास पहले होगा, फिर उसके ऊपर विकास होता जाएगा। यानी ये विकास कैसे हो रहा है, अंदर से बाहर की तरफ, या फिर ये कह सकते हैं पास के अंगों का विकास पहले, पास के अंगों का विकास पहले व दूर के अंगों का बाद में। यानी ये जो विकास हो रहा है, जो पास के अंगों के उनका पहले होगा, यानी कि अंदर के अंगों का पहले होगा, और जो बाहर के अंग है उनका विकास बाद में होता है। तो ये विकास कहलाता है प्रॉक्सिमोडिस्टल का सिद्धांत। फिर हम एक और सिद्धांत की बात करते हैं जो है पूर्वानुमेयता का सिद्धांत। पूर्वानुमेयता का मतलब होता है पूर्व के अनुभव के आधार पर सीखना। यानी जो विकास हो रहा है ये पूर्व के अनुभव के आधार पर होता है। अब पहले का अनुभव, पहले का एक्सपीरियंस कहाँ से आएगा। हमने अब बात की थी जैसे विशिष्टता के सिद्धांत की। विशिष्टता के सिद्धांत में हमने एक चलने का एग्जाम्पल लिया था। छोटा बच्चा पहले हिलना डुलना सीख रहा था। अब जब इस एग्जाम्पल की बात करते हैं तो इसने क्या सीखा था, पहले पैर हिलना सीखा, घुटनों को चलाना सीखा, पैर पे खड़ा होना सीखा, फिर उसके बाद वो दौड़ पाए। तो यानी कि दौड़ने के लिए उसके पास कितनी सारी चीज़ें काम आई थी। जब उसने पैर रखना ही नहीं सीखा होगा तो वो दौड़ कैसे पाएगा। जब उसने कदम चलाना ही नहीं सीखा होगा तो वो दौड़ नहीं पाएगा। यानी कि उसने एक काम करने के लिए उसके पूर्व के अनुभव का होना उसके लिए ज़रूरी था। यानी कि पूर्व के अनुभव को ध्यान में रखते हुए वो क्या कर पाया, नई चीज़ों को सीख पाया, यानी कि वो दौड़ना सीख पाया।
तो ये हम बात करते हैं कि ये जो विकास होता है ये पूर्व के अनुभव पर आधारित होता है, यानी कि जब तक हमारे पास पूर्व का अनुभव नहीं होगा तब तक हम नई चीज़ों को सीख नहीं पाते, और यही सिद्धांत कहलाता है पूर्वानुमेयता का सिद्धांत, यानी कि पूर्व के अनुभव पे सीखना। इसी के साथ हमारा ये जो चैप्टर था विकास के सिद्धांत ये कंप्लीट हो गए। इसके साथ हमारी जो यूनिट 2 थी ये भी कंप्लीट हो गई है। यूनिट 1 में हम लोगों ने गृह विज्ञान के परिचय के बारे में पढ़ लिया और प्रसार शिक्षा के बारे में पढ़ लिया। यूनिट 2 में हम लोगों ने स्टार्ट किया था विकास से। विकास क्या होता है, विकास की अवस्थाएं कौन सी होती है, मानव अवस्था कौन सी होती है, जो हम 5-6 अवस्थाओं के बारे में पढ़ चुके थे। विकास के बाद हम लोगों ने पढ़ा था विकास के जो शारीरिक विकास, मानसिक विकास होते हैं, यानी कि विकास के प्रकार के बारे में पढ़ लिया। और आज हम लोगों ने पढ़ा था कि विकास के सिद्धांत कौन कौन से होते हैं। तो हमारी यूनिट 2 है ये कंप्लीट हो गई है। अब लोग हम नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे यूनिट 3। इसी के साथ ये आज की क्लास समाप्त हुई। धन्यवाद।